गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी हैं या सरकारी उपक्रम के प्रबंधक हैं और अपने नीचे काम कर रहे किसी कर्मचारी, अधिकारी या प्रबंधक को अपनी संस्था के अनुशासन और अपील नियमों के अनुसार कोई मेजर पेनाल्टी चार्जशीट देते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं और कोई दंड आरोपित करते हैं और वो कोर्ट में जा करके मात्र इस आधार पर छूट जाता है कि इस दौरान प्रोसीजर लैप्स कर दिया गया, टेक्निकल फॉल्ट हो गई, तो ये बहुत दुखद स्थिति है। इससे डिसिप्लिन खराब होती है, उसका मन बढ़ता है। शायद आप ऐसा नहीं चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैं इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस का ऑफिसर हूँ और वर्ष 2016 में पूर्वोत्तर रेलवे के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के पद से रिटायर हुआ। मैं 5 साल तक डिप्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहा। इस दौरान तमाम DAR केसेज हैंडल किए। साथ ही साथ मैं 5 साल तक रेलवे स्टाफ कॉलेज में इस विषय को पढ़ाया भी। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग अगेंस्ट सिविल सर्वेंट विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, इसके पहले कि मैं चर्चा आरंभ करूं, आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और देख करके कमेंट द्वारा हमको बताइए कि आपको कैसा लगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आपको एरर फ्री मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग करनी है, कोई प्रोसीजर लैप्स आप नहीं चाहते हैं, तो इसकी मूल भावना को समझिए। इसके लिए आपको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। ये मूलतः 3 हैं। पहला ये कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं बन सकता, यानी पूरी निष्पक्षता जरूरी है। दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति को बिना सुने हुए दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज, जो भी निर्णय हो वो स्पीकिंग होना चाहिए, रीजन्ड होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। दोस्तों, जहां तक भारतीय संविधान का प्रश्न है, इसकी आर्टिकल 14, 21 और 22 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को प्रतिपादित करती हैं, उस पर आधारित हैं। जहां तक सिविल सर्वेंट्स का सवाल है, उनके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309, 310 और 311 रेलेवेंट है। 309 के अनुसार सिविल सर्वेंट की भर्ती और सेवा नियमावली बनाई जा सकती है। 310 के अनुसार वे तभी तक अपनी सेवा में रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल चाहें, जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। लेकिन इस प्लेजर को मनमाने ढंग से विड्रॉ नहीं किया जा सकता। उन्हें अनुच्छेद 311 के अनुसार सुरक्षा प्राप्त है। पहली बात यह है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को वही प्राधिकारी सेवा से निकाल सकता है, बर्खास्त कर सकता है या डिमोट कर सकता है जो उसका अपॉइंटिंग अधिकारी हो या उसके ऊपर का हो। दूसरी बात, उसे सुनना जरूरी है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें सुनना जरूरी नहीं है। अगर किसी न्यायालय ने उसे किसी आपराधिक मामले में न्यूनतम सजा दे दी है तो न तो चार्जशीट देने की जरूरत है, न सुनने की जरूरत है, सीधा उसको दंडित किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर अनुशासनिक अधिकारी किसी कारणवश, जिसको उसको बताना पड़ेगा, इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि इस मामले में जांच नहीं हो सकती, व्यावहारिक नहीं है, हालांकि उसको रिव्यू करके देखना पड़ेगा कि जब व्यावहारिक हो तो करे। तीसरी चीज, अनुशासनिक अधिकारी देश की सुरक्षा के कारण यह निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसमें इंक्वायरी कराना देश हित में नहीं होगा। ऐसे मामलों में उसको सुनना जरूरी नहीं है। दोस्तों, अब आइए हम लोग मेजर पेनल्टी के व्यावहारिक पहलू की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसा हमने बताया कि उसको सुना जाना चाहिए। उसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि उसको आरोप पत्र देना चाहिए, माइनर या मेजर। माइनर आसान है, एक एनेक्सर होता है, उसमें आप आरोप लिखते हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लगा के उसको दे देते हैं। 10 दिन का समय दीजिए, बचाव लीजिए और निर्णय कर लीजिए और कोई दंड देना हो दे दीजिए। अपील आदि करेगा, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे। अब आइए मेजर पेनाल्टी। इसके लिए आपके पास सॉलिड सबूत होने चाहिए, ठोस सबूत होने चाहिए। अगर नहीं है तो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कराइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए और सारे सबूत इकट्ठा करिए, फिर आप चार्जशीट बनाइए। इसमें 4 एनेक्सर होते हैं। एनेक्सर 1 स्टेटमेंट ऑफ चार्जेज,
Annexure 2 imputation of charges, Annexure 3 list of document, Annexure 4 list of witness। सबसे इंपॉर्टेंट होता है Annexure 2। अगर आपको एक अच्छी चार्जशीट बनानी है तो पहले Annexure 2 बनाइए। हर चार्ज के बारे में डिटेल लिखिए कि उसने क्या गलती की, कब की, कहां की, और उसके साक्ष्य क्या है आपके पास। आपकी स्टोरी में कोई गैप नहीं होना चाहिए, उसी का फायदा उठाएगा वो। एक बार Annexure 2 आपने ठीक से बना लिया, फिर समराइज करके Annexure 1 बन जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस बन जाएंगे, और जो भी उसमें डॉक्यूमेंट है उनको आप Annexure 3 में लिस्ट कर दीजिए, और जो भी विटनेसेज हैं उनको Annexure 4 में लिस्ट कर दीजिए। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की, स्पेसिफिक डिटेल दीजिए। यह नहीं कि लिख दीजिए अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ सो एंड सो यूनिट। आप डेट बताइए, आप वर्ष बताइए, स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको। अब आपने चार्जशीट जारी कर दी, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म 5 होता है रेलवे में, जो भी फॉर्मेट है उसको लगा के आप सक्षम अधिकारी द्वारा जारी करा सकते हो उसको। उसके बाद अब सवाल उठता है उसको सुनने का। जहां तक सुनवाई है वो 2 स्टेज में होती है, एक प्रिलिमिनरी, एक रेगुलर। प्रिलिमिनरी हियरिंग के अंदर जो जांच अधिकारी है उसको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। पहली बात, वो चार्ज ऑफिसर से पूछता है स्पेसिफिकली कि आपको आरोप पत्र मिल गया कि नहीं मिल गया। दूसरी चीज, जो Annexure 3 में डॉक्यूमेंट है वो आपने देख लिए, निरीक्षण कर लिए, और उसकी कॉपी मिल गई कि नहीं मिल गई, आप संतुष्ट है कि नहीं। तीसरी बात, जो आरोप लगाए गए हैं उसमें से कुछ आप स्वीकार करते हैं या सभी को अस्वीकार करते हैं। इसके बाद चार्ज ऑफिशियल अगर कोई डिफेंस डॉक्यूमेंट मांगता है अपने बचाव के लिए या गवाह पेश करना चाहता है तो उनकी प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस का निर्णय जांच अधिकारी ही करेगा, अनुशासनिक अधिकारी नहीं कर सकता। माइनर पेनल्टी केस में शायद वो करेगा, लेकिन मेजर में नहीं करेगा। और जब भी वो रेलेवेंस डिसाइड करेगा उसको रीजन अपना निर्णय देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा वो कर रहा है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ये एलिमेंट है। फिर वो ये कहता है कि जो डिफेंस डॉक्यूमेंट हमने अलाउ किए हैं उसका इंस्पेक्शन कैसे होगा, कब कब होगा, उसका डिटेल शेड्यूल बना के वो इन्फॉर्म कर देता है डिपार्टमेंट को। और अंत में वो ये डिसाइड करता है कि रेगुलर हियरिंग कैसे होगी। अब आप रेगुलर हियरिंग पे आ जाइए। रेगुलर हियरिंग में सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रेजेंट करेगा। पहले उसके डॉक्यूमेंट पेश होंगे Annexure 3 वाले, डॉक्यूमेंट की नंबरिंग होगी PD1 PD2 करके, और उनको रिकॉर्ड पे लिया जाएगा। जरूरत होगी तो उसके लिए सबूत भी चाहिए, आपको गवाह के माध्यम से लेने पड़ सकते हैं या सीधे। उसके बाद आपके गवाह पेश होंगे। पहला गवाह आएगा, अपना बयान देगा, प्रोसिक्यूशन साइड उसका एग्जामिनेशन करेगा, डिफेंस साइड उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, और फिर प्रोसिक्यूशन साइड री एग्जामिनेशन करेगा जरूरत के मुताबिक, और फिर उनके बयान को रिकॉर्ड पे लिया जाएगा। उसको भी नंबरिंग की जाएगी PW1 PW2 करके, और उसको रिकॉर्ड पे लिया जाएगा। प्रोसिक्यूशन साइड पूरा हो गया। अब एक स्टेज आती है कि जब जांच अधिकारी चार्ज ऑफिसर से बोलता है कि आप अपना डिफेंस स्टेटमेंट जमा करिए। चूंकि चार्ज ऑफिसर ने प्रोसिक्यूशन साइड को देख लिया है, क्या बचाव है, कैसे कैसे वो अपना चार्ज प्रूव करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कुछ चार्ज वो स्वीकार कर ले। जो चार्ज जो स्वीकार कर लेता है, जो आरोप स्वीकार कर लेता है, उसमें आगे इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। इसी आधार पर उनको सिद्ध किया जा सकता है जांच अधिकारी द्वारा। अब जो स्टेज आती है वो ये आती है कि डिफेंस साइड अपना केस प्रेजेंट करेगा, अपना बचाव करेगा, अपने वो डिफेंस डॉक्यूमेंट पहले लाएगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से वो रिकॉर्ड पे लिए जाएंगे जैसे कि प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट लिए गए थे। उनको भी DD1 DD2 करके आप ले सकते हो। उसके बाद उसके गवाह आएंगे, DW1 DW2 करके गवाह आएगा, उसका बयान होगा, डिफेंस साइड एग्जामिन करेगा, प्रोसिक्यूशन साइड क्रॉस एग्जामिन करेगा, और फिर डिफेंस साइड जरूरत होगी तो री एग्जामिन करेगा, फिर उनको रिकॉर्ड पे ले लिया जाएगा। अब प्रोसिक्यूशन का साइड भी पूरा हो गया और डिफेंस का भी पूरा हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आती है कि चूंकि जांच अधिकारी ने इतने दोनों साइड को सुना है, उसके मन में जरूर कुछ सवाल होंगे, तो उसको चार्ज ऑफिशियल का जनरल एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। कुछ सवाल पूछने चाहिए जो उसके दिमाग में चल रहे हैं, और अगर चार्ज ऑफिसर कुछ कहना चाहता है तो उसको सुनना चाहिए और रिकॉर्ड पे लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि पहले दिन से लेकर अभी तक डेली जो हियरिंग हुई है
हर दिन डेली ऑर्डर शीट मेंटेन होनी चाहिए। उसमें स्पष्टता लिखा जाना चाहिए क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या ऑर्डर दिए गए, और उसको रिकॉर्ड में होना चाहिए, ड्यूली साइंड बाय इंक्वायरी ऑफिसर। और अगर न्यायालय में जाता है चार्ज ऑफिशियल प्रोसेस के खिलाफ या दंड के खिलाफ, तो न्यायालय डेली ऑर्डर शीट ही कंसल्ट करता है, उसी के आधार पर वो निर्णय लेता है कि इंक्वायरी ठीक से हुई या नहीं हुई, उसको मौका मिला या नहीं मिला। इसलिए इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब जो है जांच अधिकारी पीओ से कहता है कि अपना रिटन ब्रीफ जमा करिए आप। उसकी एक कॉपी चार्ज ऑफिसर को दी जाती है। चार्ज ऑफिशियल उसके आधार पर अपना ब्रीफ जमा करता है। जब दोनों ब्रीफ आ गई, प्रोसिक्यूशन साइड की और डिफेंस साइड की भी, अब काम शुरू होता है रिपोर्ट राइटिंग का। जांच अधिकारी को हर आरोप के संदर्भ में जो भी सबूत पेश किए गए हैं प्रोसिक्यूशन द्वारा और डिफेंस द्वारा, दोनों को इवैल्यूएट करना पड़ता है और यह निर्णय लेना पड़ता है कि चार्ज प्रूव हुए या नहीं हुए। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यायालय में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ अलग होता है और डिपार्टमेंटल केस में अलग होता है। न्यायालय में बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ता है कि उसमें सजा हो सकती है, फांसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिपार्टमेंटल केस में प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन जो भी वो कंक्लूजन ड्रा कर रहा है वो स्पीकिंग और रीजन्ड होने चाहिए। यहां भी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू होगा। वो रिपोर्ट बना के अनुशासनिक अधिकारी को जमा करेगा सारे फोल्डर के साथ। मैं यहां बताना चाहूंगा कि अगर केस विजिलेंस से आया है या सीबीआई से आया है तो कंसल्टेशन का प्रोसेस है। आप अपने डिपार्टमेंटल रूल चेक कर लीजिए और उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपको कुछ स्टेज पर चार्ज ऑफिसर के कमेंट लेने पड़ते हैं आपको, इसके पहले कि आप निर्णय लीजिए। दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पे मैंने एक गाइड बुक लिखी हुई है हिंदी में। उसका टाइटल है लोक सेवक अनुशासन प्रबंधन कला। इसमें सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है। शायद आपको लग रहा हो कि बहुत आसान है ये सब कुछ, लेकिन इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि जो कर्मचारी निर्दोष है, जो अधिकारी निर्दोष है, वह तो पूरा कोऑपरेट करता है कि जल्दी जल्दी केस हो और उसको वो छूटे। लेकिन जो वास्तव में दोषी होता है वो सारे हथकंडे अपनाता है जिससे कि प्रोसेस डिले किया जाए, कोई न कोई प्रोसीजर फॉल्ट हो जाए, और वो पीओ और आईओ को उकसाता रहता है ताकि वो कोई गलती करे और वो वायस लगाए उसके खिलाफ, चार्ज लगाए या कोई टेक्निकल फॉल्ट करा दे उससे, ताकि उसका फायदा उठा सके वो। दोस्तों, हमारी इस पुस्तक में सारे चीज़ों पर चर्चा की गई है कि कैसे आप इन चीज़ों से बचेंगे ताकि कोई फॉल्ट ना हो। अगर आप ये पुस्तक चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पेमेंट लिंक उपलब्ध है। आप केवल 300 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करिए और ये पुस्तक आपके घर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए और इसे लाइक करके शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।